हेलो जी, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम जी, वेलकम। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए थे टिल द टॉपिक ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज फॉर द चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। बार बार बोलूँगा, बार बार बोलता रहूँगा। आपके 2021 की सी इंस्टीट्यूट की बुकलेट, 22 की बुकलेट, 23 की बुकलेट, तीनों को मर्ज कर दिया, प्लस आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस डाल दिए, और मैंने अपना एक सेट तैयार कर लिया एमसीक्यूज़ का, जो कि मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सेट है पूरे हिंदुस्तान का। ये जो सी इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज़ हैं, इससे ज़्यादा और किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो कुछ पॉसिबल है वो सब कुछ इसमें डाल दिया है। बाकी जो बहुत ही आसान लेवल वाले एमसीक्यूज़ हैं वो तो ढेरों ढेर आपको सब जगह पे मिल जाएंगे। मेरी किताब के अंदर भी लगभग 1500 के आसपास वो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, बट दैट इज़ नॉट द प्रेजेंट स्टैंडर्ड या प्रेजेंट लेवल ऑफ सी इंस्टीट्यूट। तो जो सी इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन लेवल है वो ये है जो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ फॉर द थर्ड चैप्टर, दैट इज इनकम टैक्स कैलकुलेशंस, और अराउंड 21 एमसीक्यूज़ हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। कुछ आसान, कुछ बहुत आसान, कुछ थोड़े से मुश्किल। पहला एमसीक्यू इसके अंदर दिया हुआ है जहाँ पे एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है, और मैं आपको सबको ये बात बोल रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को भी ये वाली बात बताइएगा, खुद भी ये वाली चीज़ रियलाइज़ कीजिएगा दैट एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो मैराथन्स चलते हैं पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग टीचर्स और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपने मैराथन्स डालते हैं, उससे फार 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 बेटर है कि आप ये एमसीक्यूज़ अपने हाथ से एक बार कर लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ इतने कॉम्प्रहेंसिव है, इतनी डिटेल्स में है कि लगभग सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्हीं में से कोई 2-3 क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ रहा है। अगर वो हो जाता है तो और अच्छी बात हो जाती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स कैलकुलेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 29। देखिए एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है डिटरमिन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जे हु अटेन्ड द एज ऑफ 60 एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 को 60 साल की उम्र उसकी पूरी हुई है। अब आप सबको अच्छे से याद है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीबीडीटी का सर्कुलर है इसके ऊपर कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का जन्मदिन 1 अप्रैल को होता है तो हम ये मानेंगे कि उसका जो 60th ईयर कंप्लीट हुआ वो एक दिन पहले, दैट इज 31 मार्च को कंप्लीट हुआ। तो इस क्वेश्चन में ये माना जाएगा कि उसका 60th बर्थडे 31 मार्च 2023 को हुआ, इस वजह से वो सीनियर सिटीजन बन चुका है। और अब आपने यहाँ पे लगाना है स्लैब नंबर 2, और आप स्लैब नंबर 2 के बेसिस के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस करेंगे। एग्जामिनर कहता है कि 60 साल की उम्र में उसने अचीव कर ली है, उसकी टोटल इनकम 560 है। अब 560 की इनकम है, इसका मतलब ये हो गया कि 5 लाख से ज़्यादा है। 5 लाख से ज़्यादा इनकम होने पे सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलता है। आगे लिखता है वो विच कंप्राइजेस इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो इस 560 के अंदर क्या क्या है? इस 560 के अंदर सैलरी है और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स है। फिर वह कहता है दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर अल्टरनेट टैक्स सिस्टम अंडर 115 BSE। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको फॉलो नहीं किया गया है, न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो नहीं किया गया है फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24। आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं ABCD। आप इन 4 ऑप्शन तक पहुंचोगे कैसे? आंसर तो चलो मैंने कह दिया आंसर B है, लेकिन उस आंसर B तक पहुंचेंगे कैसे, उसका रास्ता क्या रहेगा, उसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 560 की इनकम है। अब 560 की इनकम है तो अब सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर्स की एज उसकी हो रही है, स्लैब नंबर 2 आप अप्लाई कर देंगे। तो स्लैब नंबर 2 या स्लैब नंबर B यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, 560 टाइप कर लीजिए अपने कैलकुलेटर पे, इसमें से 5 लाख रुपए माइनस कर दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा मैंने, 5 लाख, क्योंकि 5 लाख के बाद जो इनकम है उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। तो 60,000 का 20% लगाया आपने, आ गया 12,000 रुपये। और 5 लाख से पहले जो इनकम है 2 लाख रुपए की इनकम, उसके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा, जो कि आता है 10,000 रुपये।
तो 10 + 12 इज 22,000 रुपीज़ का हमारा टैक्स का अमाउंट आ गया। 87A का रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इनकम आ रही है वो 5 लाख से ज़्यादा है, तो 87A का रिबेट इग्नोर करिए और 22,000 का 4% आपने ऐड करा 880, आंसर आ गया 22,2,880। आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन आसान मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी मिलेंगे। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। देखो एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है दैट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ जोहर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। नाउ द इशू अराइजेस दैट वेदर द टैक्स रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन आवर सिलेबस और दे आर नॉट इन आवर सिलेबस। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, लेकिन सी इंस्टीट्यूट ने अपने एमसीक्यूज के बुकलेट के अंदर क्वेश्चन दे दिया। अब चाहे वो सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, अगर सी इंस्टीट्यूट ने बुकलेट में डाल दिया तो मैं मान के चलता हूं कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब मेरे को कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्लैब रेट्स हैं वो याद करने होंगे और वो बड़ा आसान है। पहले 10,000 के ऊपर 10%, कोई एग्जिबिशन नहीं मिलता। अगले 10,000 के ऊपर 20% और उसके बाद बैलेंस जो बचेगा उसके ऊपर 30% का टैक्स लगता है। तो स्लैब रेट है सोसाइटी के केस में भी। और आपको ये भी याद है, अच्छे से क्लास में डिस्कस किया था कि सोसाइटीज के लिए भी न्यू टैक्स रिजीम आया सेक्शन 115 BAD का। और यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि वो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो नहीं कर रहा है, सोसाइटी वाला न्यू टैक्स रिजीम फॉलो नहीं कर रहा, 115 BAD यहाँ पे आपने अप्लाई नहीं करना है। आपको इनकम दी हुई है 90,000 रुपीज़ की, तो 90,000 की इनकम के ऊपर आपने स्लैब लगाना है। देखिए मैंने नीचे आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। पहले 10,000 का 10% के हिसाब से 1,000 रुपये, अगले 10,000 का 20% के हिसाब से 2,000 रुपये, और इसके बाद जो बैलेंस बच गया 70,000, 70,000 के बैलेंस के ऊपर 30% का टैक्स लगाया तो आ गया 21,000। 21 + 2 इज 23 और 1 24, 24,000 रुपये आ गया। 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। 87A का रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है और किसी को नहीं मिलेगा। तो किसी कंपनी को, किसी पार्टनरशिप फर्म को, किसी HF को नहीं मिलने वाला। आपने यहाँ पे 24,000 के अमाउंट के ऊपर 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया, आंसर आ गया 24,960। अगर 24,960 देखें तो हमारा आंसर डी आता है 24,960। Going to next question, that is question number 31. एग्जामिनर यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना के आपको दे रहा है। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ विच इज अवेलेबल टू GGC लिमिटेड विच इज अ डोमेस्टिक कंपनी। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है, एक डोमेस्टिक कंपनी का मार्जिनल रिलीफ आपने कैलकुलेट करना है जिसकी टोटल इनकम गिवन है 1,00,35,00,00। दैट मीन्स 10,03,50,000। 10,03,50,000 की इसकी इनकम आ रही है कंपनी की। अब आप सबको याद है, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है जिसकी इनकम 10 करोड़ से कम की है, उसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा? 7% का। और अगर इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा की होती है तो सरचार्ज का रेट बढ़ के हो जाता है 12% का। अब इस सिचुएशन में जो इनकम है वो 10 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, मार्जिनली हायर देन द लिमिट ऑफ 10 करोड़। तो ऐसे केस में आपने मार्जिनल रिलीफ भी देना है। मार्जिनल रिलीफ के फार्मूलाज वगैरह भी हैं, आप सभी स्टूडेंट्स ने और आपके दोस्तों यारों ने फार्मूला सीखे होंगे, लेकिन मैं मार्जिनल रिलीफ का कोई फार्मूला नहीं सिखाता। मैं तो सिंपल कंसेप्ट के बेसिस पे चलता हूँ जी। बड़ा सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि 10 करोड़ की अगर आपकी इनकम है तो उसके पास टैक्स का रेट 30% के हिसाब से होगा 3 करोड़। अब बात आती है कि 30% कैसे आया। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा 30% कहाँ से आया। पढ़ते हैं आगे। एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ फॉर द डोमेस्टिक कंपनी ऑन द टोटल इनकम ऑफ 10,03,50,000 रुपये फॉर द करंट ईयर which comprises only the business income, whose turnover for the previous year 2021 is 450 crore रुपए। Now you all remember this thing very well that I taught you in the class कि हम कंपनीज के केस में, डोमेस्टिक कंपनीज के केस में
2 साल पीछे का टर्नओवर क्यों देखते हैं? इसके पीछे प्रॉपर रीजन है। मैंने आपको टाइमलाइन बना के उसका प्रॉपर रीजन बताया था और प्रॉपर रीजन के साथ बिना किसी रेक्टिफिकेशन के आपको बताया था कि हम 2 साल पीछे का टर्नओवर क्यों चेक करते हैं, इस चीज को सीखने के लिए कि करंट ईयर का टैक्स रेट क्या होगा। अगर 2 साल पीछे का टर्नओवर, 2 साल पीछे चले जाओ, उस ईयर का टर्नओवर अगर 400 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है तो रेट ऑफ टैक्स इज 30%, अदरवाइज द रेट ऑफ टैक्स इज 25%। फिर अगर डोमेस्टिक कंपनी है और न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रही है तो वहां पे हमारे पास अलग अलग सेक्शंस के अंदर अलग अलग टैक्स रेट्स आ जाते हैं, 22% आ जाता है, 15% आ जाता है, सो ऑन। यहां पर एग्जामिनर कह रहा है कि कंपनी न्यू टैक्स रेजिम फॉलो नहीं कर रही है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, एग्जामिनर कहता है दैट द कंपनी डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAA। दैट मीन्स न्यू टैक्स रेजिम फॉलो नहीं कर रही है कंपनी, ओल्ड टैक्स रेजिम में है और वहां पे टर्नओवर 450 करोड़ का दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो टैक्स रेट होगा करंट ईयर के अंदर वो हो जाएगा 30% का। और इसी के बेसिस के ऊपर हमने काम किया। हमने यहाँ पे ले लिखा 10 करोड़ का 30%, 10 करोड़ का 30% 3 करोड़। अब क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 10 करोड़ किया इसलिए सरचार्ज का रेट 7% अप्लाई होगा। 3 करोड़ का 7% इज इक्वल टू 21 लाख रुपए। तो टैक्स प्लस सरचार्ज इज 3 करोड़ 21 लाख रुपए। अब जो एक्चुअल इनकम है वो देख लो। एक्चुअल इनकम है 10 करोड़ 3 लाख 50 हजार, उसका 30% लगाया हम लोगों ने तो आया 3 करोड़ 1 लाख 5 हजार। अब क्योंकि लिमिट 10 करोड़ क्रॉस कर गई है तो कंपनी के ऊपर सरचार्ज 12% का होगा इंस्टेड ऑफ 7%। तो जब मैंने 12% यहाँ पे लगाया, तो अमाउंट आ गया 337,176,000। नाउ बी केयरफुल, क्लास के अंदर भी सिखाया था, दोबारा से सिखा रहा हूँ। आप ये चेक कर लो कि आपकी इंक्रीमेंटल इनकम कितनी है, दोनों का डिफरेंस ले लो। आपकी एक्चुअल इनकम और वो लेवल जिस लेवल पे सरचार्ज का रेट चेंज हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 3.5 लाख रुपए। अब क्योंकि इनकम का लेवल चेंज हुआ जिसकी वजह से सरचार्ज का रेट चेंज हुआ, तो आप ये देख लो कि ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ सरचार्ज आपका टैक्स प्लस सरचार्ज का जो अमाउंट है वो कितना एक्स्ट्रा आया। एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है 3 करोड़ 21 लाख, यहां पे दिया हुआ है 3 करोड़ 37,17,600। तो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाता है 16,17,600। नाउ द कंसेप्ट वाज दैट इंक्रीज इन इनकम इज ओनली 3.5 लाख रुपए, बट इंक्रीज इन टैक्स ड्यू टू दैट इंक्रीज इन इनकम द इंक्रीज इन टैक्स इज 16,17,600 रुपए। क्या ये जस्टिफाइड है कि जितनी इनकम हो उसके मुकाबले में लगभग 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यहाँ तो 5 गुना हो रहा है, 5 गुना उससे उसके मुकाबले में टैक्स बढ़ जाए? इज दिस जस्टिफाइड? आंसर इज बिग नो। एंड दैट इज द रीजन व्हाट वी डू इज, हम लोग हमेशा इंक्रीमेंटल इनकम और इंक्रीमेंटल टैक्स का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू 12,67,600 rupees, and this difference is what we call the amount of marginal relief. ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। ये जो मार्जिनल रिलीफ है ये आपने लेस कर देना है टैक्स प्लस सरचार्ज का जो अमाउंट आया था वहां से मार्जिनल रिलीफ लेस कर देना। डिफरेंस अमाउंट जो बचेगा उसके ऊपर 4% का आपने हेल्थ एजुकेशन सेस लगाना है। यहाँ पर तो एग्जामिनर सिर्फ मार्जिनल रिलीफ मांग रहा है तो मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट किया 12,67,600, आपके पास आंसर में आ गया बी। देन आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है दैट द टैक्स पेबल बाय जोहर विच इज एन LLP ऑन द इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख फॉर द करंट ईयर इज। अब आपसे वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ 1 लाख की अगर इनकम हो तो इस 1 करोड़ 1 लाख की इनकम के ऊपर
कितना टैक्स लगेगा एलएलपी के ऊपर ये बता दो। तो अगेन हमें ये बात अच्छे से याद है कि अगर एक एलएलपी है, दैट मीन्स एक पार्टनरशिप फर्म है, तो 1 करोड़ की इनकम तक उसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, और 1 करोड़ के बाद सरचार्ज लगेगा 12% के हिसाब से। तो अब वैसे ही आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर इसकी इनकम 1 करोड़ होती तो 30% के हिसाब से टैक्स 30 लाख का होता, जिस पर सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल में इनकम तो है 1 करोड़ 1 लाख, 30% का टैक्स लगाया तो 30,30,000। नाउ अब क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, सरचार्ज लगेगा, 12% का सरचार्ज लगाया, 363600। सरचार्ज ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट बना 33,93,600। ये रहा 33,93,600। मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल इनकम एंड इंक्रीमेंटल टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल इनकम एंड दैट इज, मतलब इंक्रीमेंटल इनकम इज बेसिकली 1 लाख, एंड देन इंक्रीमेंटल टैक्स इज, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, दैट कम्स टू 3,93,600 रुपीज। अगेन वही कंसेप्ट, दैट इंक्रीमेंटल टैक्स इज ग्रेटर दैन इंक्रीमेंटल इनकम। When incremental tax is greater than incremental income, then we apply the concept of marginal relief. To calculate marginal relief, we calculate the difference of these two figures. The difference of these two figures is 2,93,600. ये जो अमाउंट आया, ये मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है। अब आपने क्या करना जी, अब आपने मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट टैक्स पे सरचार्ज में से माइनस कर दिया, जो डिफरेंस बचा उस डिफरेंस के ऊपर आपने 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया। योर आंसर इज 32,24,000 रुपीज़। चेक कर लीजिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यस दिया हुआ है 32,24,000 रुपीज़। तो एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी मेहनत करनी होगी 1 नंबर के लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मेहनत आपके लिए पूरी है यहाँ पे। देन आप आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। एग्जामिनर कहता है कि मिस्टर जे, जिसकी उम्र 64 ईयर्स की है, 64 साल की है, सीनियर सिटीजन है, वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख रुपीज विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है 7 लाख रुपए का, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको याद है हम लोगों ने अनडिस्क्लोज इनकम में कंसेप्ट किया था, 2 कंसेप्ट किए थे, 1 इनकम नॉट डिस्क्लोज्ड और एक था इनकम विच वॉज नॉट फुली डिस्क्लोज्ड। तो यहाँ पे 7 लाख की इनकम है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये 7 लाख की इनकम कहाँ से आई है। ये जो 7 लाख का अमाउंट है, ये सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग इनकम बन जाएगा, जिसके ऊपर 60% का टैक्स लगेगा, और सेक्शन यूज करते हैं 115 BBE। सेक्शन 115 BBE यूज करते हुए इसके ऊपर 60% का टैक्स लगेगा। तो 7 6 42, 7 लाख का 60% निकाला, 7 6 42, 4,20,000 पे आ गया। सरचार्ज भी लगेगा 25% का, इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, और सरचार्ज लगाने के बाद अमाउंट बना 525 का, जिसके ऊपर आपने 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया, और आंसर आया हमारे पास 5,46,000। ऊपर 4 ऑप्शन गिवन है, 4 में से सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 546। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, मेरे को ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप अगर मेरे को व्हाट्सएप पे बताएं तो और अच्छा लगेगा मेरे को। इस एग्जाम्पल के अंदर तो अमाउंट था 7 लाख का। मान लो ये अमाउंट 7 लाख का ना होकर 4 लाख होता, 4 लाख होता, तो क्या करते? 4 लाख का मतलब ये है कि इनकम 5 लाख से कम है, और जब इनकम 5 लाख से कम है तो वहाँ सेक्शन 87A का रिबेट लगेगा, और साथ साथ में 25% का सरचार्ज भी लगेगा। तो एक ऐसी यूनिक सिचुएशन इमर्ज होती है जहाँ पे सरचार्ज भी लगेगा, रिबेट भी होगा,
दोनों चीज़ें होंगी। मान लीजिए अगर 4 लाख का अमाउंट होता तो आप टैक्स का अमाउंट कितना कैलकुलेट करेंगे, मेरे को ज़रा बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं 33 तक कर लिया, 34 पे आ जाए। एग्जामिनर कहता है मिस्टर वाई जिसकी टोटल इनकम है 52 लाख रुपीस, उसके ऊपर सरचार्ज पेबल किस रेट के ऊपर होगा। अब यहाँ पे इनकम 52 लाख रुपीस है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसे इनकम के कंपोनेंट्स क्या हैं ये नहीं पता। और जब मैंने कंपोनेंट्स की बात करी है तो कंपोनेंट्स में क्या आएगा, स्टॉक मार्केट की इनकम, डिविडेंड, सेक्शन 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और इस बार का अमेंडमेंट सेक्शन 112 का कैपिटल गेन्स। तो इन 4 चीज़ों का अमाउंट क्या इस 52 में इंक्लूडेड है या नहीं है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर हमारा सरचार्ज का रेट क्या है। हालांकि अगर आपकी इनकम 52 लाख ही है और चाहे इसके अंदर कैपिटल गेन भी इंक्लूडेड हो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, द रेट ऑफ सरचार्ज विल बी 10%। रेट ऑफ सरचार्ज विल बी 10%। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है 10%, क्योंकि अमाउंट जो है वो 100 लाख से कम का आ रहा है। कभी भी कैपिटल गेन्स की इनकम के ऊपर रेट और जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे 52 लाख रुपीस की वजह से रेट विल बी 10%। फिर भी मैंने आपको पूरा टेबल बना के दे दिया है। यहाँ पे मैंने आपके बेटरमेंट के लिए आपको ये पूरा का पूरा टेबल बना के दे दिया है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। देन आया सेक्शन क्वेश्चन नंबर 35। एग्जामिनर कहता है द अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से हमारा सीधा सीधा सा मतलब है डेफिशिएंसी। यहाँ पे डेफिशिएंसी की बात हो रही है। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। आप डेफिशिएंसी का पैसा कहाँ से पूरा कर सकते हो। आप डेफिशिएंसी का पैसा जब पूरा करोगे तो आप सबसे पहले सेक्शन 112 से पूरा करोगे, उसके बाद आप 111A से पूरा करोगे, उसके बाद 112A से पूरा करोगे। ऐसा इस वजह से क्योंकि 112 का टैक्स रेट बड़ा ज़्यादा है 20% का, 111A का टैक्स रेट 15% का, और 112A का टैक्स रेट है 10% का। तो जिसका टैक्स रेट सबसे ज़्यादा है आप सबसे पहले उसका पैसा यूज़ करोगे। तो आप जब भी डेफिशिएंसी पूरी करोगे तो 3 प्रकार की इनकम से पूरी कर सकते हो, 112 से, 111A से और 112A से। लेकिन कभी भी कैजुअल इनकम्स में से आप डेफिशिएंसी को फुलफिल नहीं करोगे। एक बात को और ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते समय कैजुअल इनकम को इंक्लूड करके चेक करते हैं कि डेफिशिएंसी है या नहीं है। अभी आप देखिएगा आगे इसी चैप्टर में, अभी आज की इस वीडियो में ही आगे 2 क्वेश्चंस आएंगे। सी इंस्टीट्यूट के 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के अंदर डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते समय उन्होंने कैजुअल इनकम को भी हटा दिया। 100% गलत है। आपने हमेशा कैजुअल इनकम को इंक्लूड करके डेफिशिएंसी चेक करनी होती है, कभी एक्सक्लूड करके डेफिशिएंसी चेक नहीं करते। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप कहाँ से एडजस्ट करेंगे। पॉइंट ए, ओनली LTCG इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112, ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 111A, बोथ A एंड B, या फिर कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB। आंसर इज बोथ A एंड B। आप 112 और 111A दोनों से डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो। आंसर इज सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36। एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंसी का कंसेप्ट नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं होता। डेफिशिएंसी का कंसेप्ट सिर्फ रेसिडेंट के लिए होता है, नॉन रेसिडेंट के लिए डेफिशिएंसी का कंसेप्ट ही नहीं होता। तो आंसर इज नाइदर A नॉर B। आप कहीं से भी पूरा नहीं करोगे। 37
37। एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेक इंसान। नाम देखो क्या जबरदस्त रखा है, नेक इंसान। मिस्टर नेक इंसान एज 43 ईयर्स प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स। एक व्यक्ति है नेक इंसान, वो आपको ये डाटा दे रहा है। कहता है कि साहब 112A का कैपिटल गेन्स है 12 लाख का, 111A का कैपिटल गेन्स है 110 लाख रुपए, तो 120, 110। और अदर इनकम जो है वो है 500, ये कितना 520 लाख, मतलब 5 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख और 5 करोड़ 20 लाख। ये तो बड़ा आसान है। हम पहले चेक करते हैं 5 सिचुएशंस। मान लीजिए अगर वो पांचों सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन फिक्स नहीं होती या फिट नहीं बैठती, तब हम लोग जाके 6th सिचुएशन, द लास्ट सिचुएशन अप्लाई करते हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आप कैपिटल गेन्स की इनकम को हटा दो, मतलब 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 10 लाख की इनकम हटा दो, बाकी की इनकम चेक कर लो। ये बाकी की इनकम जो है ये 5 करोड़ 20 लाख है। क्या बाकी की इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है? आंसर इज यस। तो अब आपने क्या करना है, इस इनकम के ऊपर तो आपने 37% का सरचार्ज लगा देना है, और बाकी की जो 2 इनकम है उसके ऊपर आपने 15% का सरचार्ज लगा देना है। तो पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर लेना, फिर 15% का सरचार्ज, ऐसे 5 करोड़ 20 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेना, फिर 37% का सरचार्ज, और फिर सबको जोड़ के जो अमाउंट आएगा उसका 4% आपका हेल्थ एजुकेशन सेस बन जाएगा। आओ जरा देखें, सैलरी 0, हाउस प्रॉपर्टी 0, बिजनेस एंड प्रोफेशन 0। कैपिटल गेन्स में सेक्शन 112 0, 112A का 120 लाख। याद रखना 1 लाख का एग्जेम्पशन टैक्स कैलकुलेशन करते समय देते हैं, इनकम कैलकुलेशन करते समय 1 लाख का एग्जेम्पशन नहीं आता कभी भी। फिर 111A 110 लाख, जो आपके पास अदर इनकम है वो 5 करोड़ 20 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम 7.5 करोड़, डिडक्शन नहीं है, टोटल इनकम 7.5 करोड़। अब क्योंकि आपने टैक्स कैलकुलेशन करना है तो 112A में से आपने 1 लाख का एग्जेम्पशन देना है। तो 120 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख, 120 लाख में से 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन दिया, बच गया 119 लाख, उसका 10% आपने निकाला 11,90,000। जो 111A है उसमें सीधा 15% का टैक्स लगाया आपने। अब आप इन दोनों इनकम को जोड़ दो, इन दोनों टैक्सेस को जोड़ दो, जो भी अमाउंट आएगा उसका 15% का सरचार्ज कैलकुलेट कर लेना। देन जो हमारे पास नॉर्मल इनकम है 5 करोड़ 20 लाख, उसके ऊपर स्लैब रेट लगाया आपने। इस टैक्स के अमाउंट के ऊपर अब आपने 37% का सरचार्ज लगाना है। तो सरचार्ज आपको बड़े ध्यान से करना होगा, दोनों का सरचार्ज अलग अलग जाएगा। तो टैक्स प्लस सरचार्ज कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 15% अलग, 37% अलग। तो टैक्स प्लस सरचार्ज आया आपके पास 243,81,125। 4% का आपने हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया, आंसर आ गया 253,56,370। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखें, 2 नंबर के भी अगर एक क्वेश्चन है तो 2 नंबर के इन क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, और आप वो तभी कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट्स बड़े स्ट्रांग हों। अगर आपके कंसेप्ट्स ढीले ढाले हैं तो फिर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसके अंदर एग्जामिनर कहता है कि आप क्वेश्चन नंबर 37 का डाटा ही यूज़ करो सारा का सारा, बस नेक इंसान की टैक्स लायबिलिटी निकाल दो, ये ध्यान में रखते हुए कि अदर इनकम 480 लाख रुपए है तो क्या होगा, 4 करोड़ 80 लाख है तो क्या होगा। अब ये भी बड़ा आसान है। अगर हम लोग कैपिटल गेन्स की इनकम को हटा दें और डिविडेंड की इनकम को हटा दें, तो इनकम को हटा के जो बैलेंस इनकम है क्या वो 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है? आंसर इज यस। अगर इनकम बैलेंस इनकम 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में हो तो इस इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा उसके ऊपर सरचार्ज का रेट अप्लाई होगा 25%, नॉट 37%।
तो बस आपने इतना ही करना है कि आपने 25% का रेट लगा देना है, बाकी कैपिटल गेन्स के ऊपर 15% लगता है, वो पहले भी लगता था अब भी लगता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बस इस 480 लाख की वजह से द रेट ऑफ सरचार्ज विल बी नॉट 37% बट इट विल बी 25%। दिस इज एज सिंपल एज दैट। देन 30 बाकी तो और कुछ भी नहीं है, रेस्ट कैलकुलेशन यू कैन ऑलरेडी डू। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए हुए हैं। सरचार्ज रैम का पूरा एक अलग चैप्टर करवाया था और अलग चैप्टर में 6 अलग अलग सिचुएशंस दी थी, हर सिचुएशन के नीचे आपको एग्जाम्पल दिया था। तो व्हाट आई सीरियसली बिलीव इज कि आप इनको आराम से कर सकते हैं। यू शुड नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 39, मिस्टर बंधु। मिस्टर बंधु हैं जिनकी उम्र 37 साल की है और वो आपको डाटा दे रहा है जहाँ से आपने उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम दिया हुआ है आपको 22 लाख रुपए का। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है 4 लाख का लॉस। याद रखो हमेशा स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव की इनकम के साथ सेटअप होगा और कहीं से भी सेटअप नहीं होगा। तो अगर इस पूरे क्वेश्चन में स्पेकुलेटिव की इनकम गिवन नहीं है तो फिर आप इस 4 लाख के लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे। फिर एग्जामिनर कहता है टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है 5 लाख का। तो अच्छी बात है, ये जो 5 लाख का लॉस पिछले सालों से इस साल आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे 22 लाख के साथ सेटअप कर दीजिएगा। तो 22 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 17। तो 17 लाख रुपए की इनकम है जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस करनी है। फिर वो कहता है कि इनकम ऑफ द स्पाउस टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ बंधु एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। स्पाउस की इनकम को बंधु की इनकम में इंक्लूड करना है, क्लबिंग करनी है, ऐड कर देना। तो 17 लाख तो पहले आ रहा था, 2 लाख ये आ गया 19 लाख। और याद रखिएगा ये 4 लाख का लॉस स्पेकुलेटिव का लॉस है जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। डिडक्शंस अवेलेबल है 3 लाख के, तो डिडक्शंस को आप लेस कर दीजिए। 19 में से 3 लाख गया तो बच गया 16 लाख रुपए। उसके बाद वो कहता है कि टीडीएस का अमाउंट है, टीसीएस का अमाउंट है, एडवांस टैक्स है। ठीक है, तो हम टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं। उस टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस लेस कर देंगे, टीसीएस लेस कर देंगे, एडवांस टैक्स लेस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द करंट असेसमेंट ईयर फॉर मिस्टर बंधु। तो बंधु के लिए कितना अमाउंट बनता है, देखिए बड़ा आसान है। 22 में से 5 लाख का हमने लॉस सेटअप किया, बच गया 17 लाख। 2 लाख रुपए स्पाउस की बिजनेस इनकम है 19 लाख। 4 लाख का लॉस सेटअप नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 19 लाख, याद रखेंगे। 3 लाख के डिडक्शंस हैं, 19 में से 3 लाख गया तो बच गया 16 लाख। अब इस 16 लाख के ऊपर आपने स्लैब 1 के हिसाब से टैक्स लगाया। अब क्योंकि अमाउंट 16 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा है 87 का रिबेट नहीं मिलेगा, 50 लाख से कम है इस वजह से सरचार्ज भी अप्लाई नहीं होगा। तो 16 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया हमने, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगा के टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। अब जो टैक्स लायबिलिटी निकाली उसमें से आप टीडीएस भी लेस करो, टीसीएस भी लेस करो, एडवांस टैक्स भी लेस करो। सब कुछ लेस करने के बाद अगर आपके पास पॉजिटिव फिगर आती है तो अभी भी आपका टैक्स पेबल है, नेगेटिव फिगर आती है तो वो आपका टैक्स रिफंडेबल बन जाता है। उतना पैसा सरकार आपको रिफंड कर देगी, उतना पैसा सरकार आपको रिफंड कर देगी। देन नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास आंसर आ रहा है 24,200, ऊपर दिया हुआ है आंसर 24,200 ए। नेक्स्ट आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 40। एग्जामिनर कहता है मिस्टर राज जिसकी उम्र 32 साल की है वो आपको ये डाटा दे रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम बिजनेस विच इज कंडक्टेड इंटायरली थ्रू बैंकिंग चैनल्स हैज ऑप्टेड फॉर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी हम लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में करा है या करना है, जैसे भी सिचुएशन है। सेक्शन 44 एडी हमें बताता है कि अगर आपका टर्नओवर कैश में है तो उसका 8% आपकी बिजनेस इनकम है। अगर आपका टर्नओवर कैश में नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू है जैसा यहाँ लिखा हुआ है, तो आपके टर्नओवर की 6% आपकी इनकम है। ये मिनिमम है,
इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो अब ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग ये करेंगे कि जो ये 70 लाख रुपए है, इस 70 लाख के ऊपर हम लोग 6% के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करेंगे। 7 6 42, तो 70 लाख का 6% आता है 4,20,000 रुपये। तो बिजनेस इनकम आ गई 44 AD में 4,20,000 रुपये। इसके अंदर आपने ऐड करना है कैपिटल गेन का पैसा। दो तरह का कैपिटल गेन है, दोनों तरह का कैपिटल गेन ऐड कर दो। हॉर्स रेसेस का पैसा है वो भी आप ऐड करोगे। जब वो आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। नाउ हियर कम्स अ बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज देखो क्या है, चैलेंज ये है कि हमारे पास ये 3 इनकम तो स्पेशल इनकम्स हैं, 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख, दे आर द स्पेशल इनकम्स। और यहाँ पे 70 लाख का 6% निकाला 420। अच्छा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 420 है जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है, फिर ठीक है। मैं सोच रहा था कि वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम आ रहा है, और मैं सोच रहा था यहाँ पे एज 32 ना होकर 62 लिखा हुआ है, तो या 82 लिखा हुआ है, दैट वाज माय थिंकिंग। तो मैं ये कह रहा कि 5 लाख से कम है, डेफिशिएंसी है, पर अभी ध्यान आया कि 32 लिखा हुआ है, तो फिर इसका मतलब कोई डेफिशिएंसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से अपनी टैक्स कैलकुलेशन करिए, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करिए। जो भी आपके पास सेक्शन 112A है उसमें 5 लाख की इनकम में से 1 लाख रुपए छोड़ के बाकी 10% लगेगा 4 लाख के ऊपर। देन 111A के ऊपर पूरा 15% लगेगा, कैजुअल इनकम पे पूरा 30% लगेगा, और जो नॉर्मल इनकम है 4,20,000 रुपये, उसके ऊपर स्लैब 1 के हिसाब से टैक्स लग जाएगा आपका। आपके पास टोटल टैक्स आया 1,23,500। अब नो सरचार्ज, नो रिबेट, लेकिन हेल्थ एजुकेशन से तो फिर भी लगेगा। और आपने टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, जो कि आता है 1,28,000, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 1,28,440 रुपये का। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट और RTPS में गिवन है। नवंबर 2021 का मॉक टेस्ट नंबर 1, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है कि आशुतोष नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 65 साल और वो इंडिया का रेसिडेंट है, जिसकी टोटल इनकम है 320 लाख रुपए, 3 करोड़ 20 लाख रुपए। इस 3 करोड़ 20 लाख की इनकम के अंदर कैपिटल गेन्स का अमाउंट LTCG जो 112 वाला है वो अमाउंट है 57 लाख रुपए का, 57 लाख का। LTCG जो 112A का है वो है 65 लाख रुपए का, 65 लाख रुपीस का। और बाकी की जो इनकम बच गई, वो बाकी की इनकम बच गई 1 करोड़ 98 लाख, दैट इज 198 लाख रुपीस। नाउ द चैलेंज इज कि अगर हम लोग कैपिटल गेन्स की इनकम को, अगर हम लोग कैपिटल गेन्स की इनकम को इंक्लूड करके चेक करें, हाँ, अगर हम लोग कैपिटल गेन्स की इनकम को इंक्लूड करके चेक करें तो हमारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा आती है। अगर हम लोग उसको एक्सक्लूड करके चेक करें तो हमारी इनकम 2 करोड़ से कम आती है। फंस गए बुरी तरह। अगर कैपिटल गेन्स को इंक्लूड करके करें तो 2 करोड़ से ज्यादा, कैपिटल गेन को एक्सक्लूड करके करें तो 2 करोड़ से कम। बुरी तरह फंस गए, करें तो करें क्या। ऐसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए फिर हमारी जो मैडम निर्मला सीतारमण मैडम हैं, उन्होंने एक नई सिचुएशन बनाई, सिचुएशन नंबर 6, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जहां पे आप ऊपर के 5 सिचुएशन में से किसी में भी कवर नहीं हो रहे, तो फिर आप बाय डिफॉल्ट 6th सिचुएशन में आ जाओगे। और 6th सिचुएशन में आपका जो रेट ऑफ सरचार्ज है वो रेट ऑफ सरचार्ज आपका 15% का होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ सरचार्ज 15% का होगा ऑन दैट ओवरऑल टैक्स अमाउंट। तो आप ओवरऑल टैक्स अमाउंट निकाले एक बार। 112 का अमाउंट 57 लाख, 112A का अमाउंट 65 लाख, 111A इज 0 टोटल। इसके अलावा बाकी का जो अमाउंट है वो है 198, जिसको मिला के अमाउंट बना 320।
अब इस 320 का आपने टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो 112A में 65 लाख में से 1 लाख रुपए गया, बचा 64 लाख, जिसका 10% आया 6,40,000 रुपये। जो 112 का इक्विटी है उसके ऊपर 20% का आपने टैक्स लगाया, 11,40,000 रुपये। जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर आपने टैक्स लगाया, तो आपके पास अमाउंट बना स्लैब के हिसाब से 57,50,000। अब ये स्लैब कौन सा लगेगा वो चेक कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ कि आशुतोष की एज 65 ईयर्स की है, स्लैब नंबर 2 लगेगा। तो स्लैब नंबर 2 लगा के आपके पास अमाउंट आता है टैक्स का, सबको ऐड कर दिया तो 75,30,000। अब क्योंकि ये क्वेश्चन सिचुएशन 6 में जा रहा है, इस वजह से इस पूरे अमाउंट के ऊपर जो सरचार्ज का रेट होगा वो सरचार्ज का रेट 15% ही होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने 15% ही लगाया सिचुएशन 6 के अकॉर्डिंग। सरचार्ज लगाने के बाद, हेल्थ एजुकेशन सेस लगाने के बाद टैक्स लायबिलिटी आ गई 9,005,880। और क्या आपके पास आंसर में गिवन है? आंसर में गिवन है यस, 9,005,880 आंसर ए आ रहा है हमारा। देन मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन किया। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। एग्जामिनर कहता है मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑफ नवंबर 2021 एग्जामिनेशन 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का है और मेहनत देखो कितनी ज़्यादा है। एग्जामिनर कहता है कि एक निशा नाम की लेडी है जिसकी एज 68 ईयर्स है। तो 68 का मतलब स्लैब नंबर 2 लगेगा यहाँ पे। इंडिया में रेजिडेंट है और उसकी इनकम आपको दी जा रही है, जहाँ पे कहा गया कि जो LTCG का पैसा है ऑन द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो है 1,80,000। ये वो इक्विटी शेयर्स हैं जिसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे हो चुका है, बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड द ट्रांसफर। और फिर अदर इनकम दी हुई है 275 लाख रुपए की। आपको वो कह रहा है कि आप उसकी टैक्स स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर दो निशा की। देखो ये जो अदर इनकम है 275, ये इनकम 3 लाख से कम आ रही है। अब मैंने 3 लाख क्यों कहा? 3 लाख इसलिए कहा क्योंकि निशा सीनियर सिटीजन है और इसके लिए स्लैब नंबर 2 लगेगा, जहाँ पे एग्जामिशन लिमिट 3 लाख की है। इसकी नॉर्मल इनकम 3 लाख से कम है, तो जितनी कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी आप कैपिटल गेन से पूरा करोगे। तो डेफिशिएंसी कितनी है? 25। तो 1,80,000 में से आपने 25,000 शिफ्ट किया, डेफिशिएंसी आपने पूरी करी, कितना बच गया? 180 में से आपने 25,000 माइनस किया तो बचा 155। अब ये जो 155 का आपका कैपिटल गेन्स का अमाउंट बचा, 112A वाला लॉन्ग टर्म है इस वजह से, तो इसमें से अब आपने 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन और दे देना है। तो 1 लाख का एग्जेम्पशन और दिया तो बच गया 55,000 रुपीज़। इस 55,000 के ऊपर आपने टैक्स लगाना है जो कि आता है 10% का 5,500 रुपीज़। इस 5,500 के ऊपर अब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। नाउ द इशू राइजेस कि क्या यहाँ पे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो रिबेट मिल जाता अगर यहाँ पे 112A वाला कैपिटल गेन ना होता तो। अब क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी का, जो कि सेक्शन 112A में आता है, और हम सबको अच्छे से याद है कि सेक्शन 87A में साफ साफ लिखा हुआ है कि 112A के टैक्स में से रिबेट लेस नहीं होगा, बाकी जहाँ से मर्जी कर लो। तो क्योंकि यहाँ पे 112A है, वहाँ से रिबेट का अमाउंट लेस नहीं होगा, तो आपने चाहे इनकम आपकी 5 लाख रुपए आ रही है, आपने रिबेट का अमाउंट शो करना है एज 0। एग्जाम के अंदर स्टूडेंट इस पॉइंट पे गलती करेंगे, पक्का गलती करेंगे, और वो रिबेट यहाँ पे लेस कर देंगे। रिबेट नहीं लेस होगा क्योंकि ये टैक्स 112A का है। बिना रिबेट लेस किए आपके पास अमाउंट आया 5,500। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगाने के बाद आपका आंसर आता है 5720। ऊपर देखते हैं क्या 5720 दिया हुआ है। आंसर इज यस, सी इज द आंसर, 5720। और आप देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत है, कितनी ज़्यादा मेहनत है, और वेटेज कितनी है
सिर्फ 2 नंबर की। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा व्हाई डू स्टूडेंट से कि टैक्स का पेपर इज वेरी टफ। इट इज टफ क्योंकि कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं और एग्जाम के अंदर उसकी वो प्रॉपर वेटेज नहीं मिल पाती जो ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है। व्हाट आई सीरियसली बिलीव, आप में से बहुत सारे लोग शायद मेरे से यकीन नहीं रखेंगे, बट आई सीरियसली बिलीव कि टैक्स का पेपर अपने आप में इनकम टैक्स पूरे 100 नंबर का होना चाहिए। जो एज ऑफ नाउ 60 मार्क्स का है वो 60 के जगह पूरा 100 मार्क्स का होना चाहिए। तब उसकी जो प्रॉपर डेप्थ है वहाँ तक जाके हम लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर जीएसटी के लिए शायद अलग सब्जेक्ट बना लो, अलग पेपर बना लो, 50 नंबर का, 60 नंबर का, 70 नंबर का, वॉटेवर, लेकिन इनकम टैक्स की वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए। प्रपोज्ड न्यू सिलेबस जो है पता नहीं वो कब आएगा कब नहीं आएगा। जो प्रपोज्ड न्यू सिलेबस है उसमें तो इनकम टैक्स की वेटेज कम कर दी, 10 नंबर और घटा दिया। भगवान मालिक है हमारे इंस्टीट्यूट का, सब्जेक्ट की टफनेस बढ़ती जा रही है। वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जान खा रही है हमारी, सब्जेक्ट की टफनेस बढ़ाती जा रही है। यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट उसकी वेटेज घटाता जा रहा है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 43, मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑफ नवंबर 2022, 2 नंबर का एक आसान सा क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है कि ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर मिस्टर रोहन नाम का एक व्यक्ति है, रोहन हैज़ 80 लाख रुपीज ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ सेक्शन 111A। इक्विटी का शॉर्ट टर्म है 80 लाख रुपए, 70 लाख रुपए का उसका इक्विटी का लॉन्ग टर्म भी है। तो इक्विटी ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, उसका लॉन्ग टर्म भी दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म भी दिया हुआ है। और बाकी की बिजनेस इनकम आपको गिवन है 290 लाख रुपए। बाकी की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से कम, 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से कम। अब एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो ये तो बड़ा आसान है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन है उसके ऊपर 15% और जो बैलेंस इनकम है वो 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है। अब 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है तो उसके ऊपर सरचार्ज का रेट आ जाएगा 25% का। तो कैपिटल गेन्स में 15 और बाकी नॉर्मल इनकम के ऊपर 25, वो देख लो। अब आपका आंसर कहाँ पे आता है? आपका आंसर आता है ये वाला ए, नहीं, आपका आंसर आता है सी। सरचार्ज 15% लेवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स कंप्यूटेड ऑन कैपिटल गेन्स एंड बिजनेस इनकम का 290, द सरचार्ज ऑफ 25% विल बी एप्लीकेबल। तो आंसर विल बी सी। देन आप आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 ऑफ नवंबर 2022, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगेन एक मुश्किल क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है कि आशीष नाम का एक व्यक्ति है जिसकी टोटल इनकम के अंदर एलटीसीजी है सेल ऑफ लैंड का 5 लाख रुपए। तो 112 का कैपिटल गेन दिया हुआ है 5 लाख का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ इक्विटी ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड 2 लाख रुपए। तो आपको 111A 2 लाख का गिवन है। लॉटरी गिवन है 1 लाख की और सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट दिया हुआ है 30,000 रुपये का। अभी जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट है 30,000 का, इसकी वजह से आपको 80 TTA का डिडक्शन मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो TTB आ जाएगा, अदरवाइज TTA आ जाएगा। एग्जामिनर कहता है कि उसने इन्वेस्ट किया है 1.5 लाख रुपये PPF में। एग्जामिनर कहता है कि टैक्स लायबिलिटी निकाल दो, ये मानते हुए कि उसकी उम्र 40 साल है और वो इंडिया का रेजिडेंट है। अब 40 साल की उम्र है, ये बात तो हमें समझ आ गई, और साथ में इंडिया का रेजिडेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे अब डेफिशिएंसी वाला कंसेप्ट आ रहा है। आप सबको याद होगा कि जब मैंने आपको ये डेफिशिएंसी वाला कंसेप्ट करवाया था तो मैं बार बार डेफिशिएंसी के कंसेप्ट में बार बार आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा था। चलो एक बार फिर से मैं ये फ्लो चार्ट बनाता हूँ, देखता हूँ कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए ज़रा थोड़ा ध्यान से इसको सीखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे जो टोटल इनकम गिवन है, वो कितनी है? वो इनकम है टोटल इनकम। यहाँ पे देखिएगा मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिया हुआ है। टोटल इनकम गिवन है 8 लाख रुपए, मतलब डिडक्शन लेस कर दिया, वो सब कुछ करने के बाद 8 लाख रुपए। अब ये जो 8 लाख की इनकम है
इस 8 लाख की इनकम के अंदर 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इस 8 लाख की इनकम के अंदर। क्या क्या कंपोनेंट है? एक तो मेरे ख्याल से लॉटरी का पैसा दिया हुआ है। कितने का है भाई लॉटरी का पैसा? लॉटरी का पैसा गिवन है आपको 1 लाख रुपए का। लॉटरी का पैसा है 1 लाख। उसके बाद LTCG और STCG का पैसा भी है। LTCG का पैसा कितना है? LTCG का पैसा आपको गिवन है 5 लाख और शॉर्ट टर्म का पैसा है 2 लाख। तो ये LTCG सेक्शन 112 वाला है 5 लाख। STCG 111A वाला है 2 लाख। 5, 6, 7 और 1 8। ये तो ऐसे ही हो गया मेरे ख्याल से 8 पूरा। कुछ और भी होगा? नहीं, कुछ और नहीं है। तो अब आ गई यहाँ पे आपके पास नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम कितनी है साहब? 8 लाख के अंदर हमारी नॉर्मल इनकम है 0। नाउ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो नॉर्मल इनकम हमारी 0 आ रही है। कोई भी स्टूडेंट पहली नजर में ये बोलेगा कि सर यहाँ पे 2,50,000 की डेफिशिएंसी है और आप 2,50,000 की डेफिशिएंसी पूरी कर दो। और कमाल की बात यह है कि हमारा सी इंस्टीट्यूट भी ये बात कहता है कि 2,50,000 की डेफिशिएंसी है और अपने सोल्यूशन के अंदर 2,50,000 की डेफिशिएंसी पूरी करता है स्लैब नंबर 1 के अकॉर्डिंगली। लेकिन आप सबको ये बात याद है, मैंने आपको बार बार ये बात बोली है कि डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते समय आप कैजुअल इनकम को इंक्लूड करके चेक करना डेफिशिएंसी है या नहीं। तो कैसे होगा? बार बार जो एक बार समझा रहा हूं, आपने नॉर्मल इनकम और लॉटरी इनकम दोनों को ऐड करना है। दोनों को आपने ऐड किया तो कितना आया? 1 लाख। क्या इन दोनों को ऐड करके बेसिक स्लैब एग्जम्पशन से कम आ रहा है? आंसर इज यस। कितना कम आ रहा है? 2.5 लाख होना चाहिए, सिर्फ 1 लाख आ रहा है। तो मतलब डेफिशिएंसी कितने की है? डेफिशिएंसी 1.5 लाख रुपए की है। यह काम करने का ठीक तरीका है। दिस इज द राइट मेथड टू डू इट। सी इंस्टीट्यूट करता ही नहीं ऐसे। अब क्योंकि सी इंस्टीट्यूट नहीं करता, इस वजह से पूरे हिंदुस्तान के सैकड़ों टीचर वो भी नहीं करते। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है पंगाबाजी लेने की। सी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि डेफिशिएंसी 2.5 लाख की है, तो हम भी बोलेंगे 2.5 लाख की डेफिशिएंसी है। व्हाई शुड वी गो अगेंस्ट सी इंस्टीट्यूट? बट देन आई हैव दोज गट्स, आई विल गो अगेंस्ट सी इंस्टीट्यूट। डेफिशिएंसी 2.5 लाख की नहीं है, डेफिशिएंसी 1 लाख की है। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज सिखाई आपको बाय यूजिंग द इक्वेशन। अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं रहता तो इक्वेशन भी है। डेफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस ब्रैकेट के अंदर गलत कर दिया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस टोटल इनकम माइनस LTCG अंडर सेक्शन 112 माइनस LTCG अंडर सेक्शन 112A माइनस STCG अंडर सेक्शन 111A। और आप सबको याद होगा, मैंने क्लास के अंदर भी आपको ये बात बोली थी कि जब आप कैपिटल गेन्स के 3 सेक्शन 112, 112A, 111A इन 3 सेक्शन को पढ़ते हो बेयर एक्ट के अंदर, तो इन 3 सेक्शन में लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी आप यहां से ट्रांसफर करोगे। लेकिन जो कैजुअल इनकम है 115BB, वहां पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। और डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते समय भी आपने ये 3 कैपिटल गेन्स की अमाउंट को लेस करना है। 115BB में तो लिखा ही नहीं हुआ कि आप उसको माइनस करके डेफिशिएंसी निकालो। सारी दुनिया कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ने कर दिया। सी इंस्टीट्यूट ने क्यों कर दिया? क्योंकि सी इंस्टीट्यूट के एक एम्प्लॉई जिसने स्टडी मटेरियल बनाया उसको लगा कि ऐसे करना है, इसलिए उसने कर दिया। अब एक एम्प्लॉय ने कर दिया तो सबने मान लिया कि इंस्टीट्यूट ने कर दिया। इंस्टीट्यूट ने ऐसे कर दिया तो पूरे हिंदुस्तान के सारे टीचर ही करने लग गए। सब गलत कर रहे हैं, करी जा रहे। चलो कोई बात नहीं। कई स्टूडेंट ये भी कहते होंगे सर वो सब ठीक कह रहे हैं, आप ही गलत कर रहे हो।
ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट देन आई स्टिल स्टिक टू माई वर्ड्स, व्हाट आई एम डूइंग इज 100% राइट, बाकी गॉड नोस। तो अब अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट निकालूंगा यहाँ पे, बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी है 2.5 लाख, माइनस टोटल इनकम कितने की है 8 लाख, जिसके अंदर LTCG का 112 वाला कितना है 5 और 2, तो 5 लाख ये है, 2 लाख ये है 0, तो यहाँ पे आएगा 2,50,000 माइनस 8, 5, 8 में से 5 गए तो 7, 7 में से नहीं कितना होगा ये 7 क्या है ना, तो 1 लाख रुपए बचा ना, 1 लाख, तो इसका मतलब डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 1,50,000। तो इक्वेशन भी आपको क्लास में लिखवाई थी, अब आप इस इक्वेशन को यूज़ कर लो या ये कंसेप्ट को यूज़ कर लो, लेकिन खुदा का वास्ता है ये मत कह रहा कि साहब जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी हमारी 2.5 लाख रुपए की है, ऐसा नहीं है। हाँ, सी इंस्टीट्यूट जो आंसर कैलकुलेट करता है वो 2.5 लाख की डेफिशिएंसी के हिसाब से कैलकुलेट करता है, जो कि हम लोग एटलीस्ट मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा वो देख लीजिए, सी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है वो देख लीजिए। सी इंस्टीट्यूट कहता है कि आंसर इज सी, और मैंने साफ साफ लिखा आंसर गिवन बाय सी इंस्टीट्यूट वी डिसएग्री विद द सॉल्यूशन ऑफ ICAR। हम लोग डिसएग्री करते हैं और हमारे हिसाब से आंसर कुछ अलग होना चाहिए। अगर आप 2.5 लाख के हिसाब से डेफिशिएंसी निकालोगे और 2.5 लाख की डेफिशिएंसी के हिसाब से काम करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर सी आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 8 लाख की इनकम है, 8 लाख की इनकम के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, 8 लाख की इनकम के अंदर लॉटरी है 1 लाख की, LTCG पहले शॉर्ट टर्म लिख देता हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितने का था 2 लाख का, LTCG कितने का था LTCG 5 लाख का, अंडर सेक्शन 112 5 लाख, और नॉर्मल इनकम कितने की, नॉर्मल इनकम है 0। तो सी इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब डेफिशिएंसी 2.5 लाख रुपए की है, तो सी इंस्टीट्यूट पूरा 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करता है। तो अगर आपने 2.5 लाख रुपए पूरा ट्रांसफर कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए, तो आपका अमाउंट बनता है 1 लाख रुपए का लॉटरी, 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म, 2.5 लाख रुपए का LTCG और 2.5 लाख रुपए की आपकी नॉर्मल इनकम। इसके ऊपर 30% का टैक्स लगाओगे 30,000 रुपये, इसके ऊपर 15% का टैक्स लगाओगे 30,000 रुपये, इसके ऊपर 20% का टैक्स लगाओगे 50,000 रुपये, इसके ऊपर स्लैब 1 का हिसाब टैक्स लगाओगे 0। सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 30 जमा 30 जमा 50 इज इक्वल टू 1,10,000 रुपये, प्लस 4% और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 11,44,00। सी इंस्टीट्यूट का आंसर आता है 11,44,00। यही आंसर सी के अंदर दिया हुआ है, यही आंसर सी में दिया हुआ है 11,44,00। और मैं खुलेआम कह रहा हूं कि सी इज रॉन्ग, सी गलत है, सी ठीक नहीं है, सी ठीक नहीं है, बल्कि आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 135,200, और 135,200 का ऑप्शन गिवन ही नहीं है कहीं पे भी। बट देन चलो आगे चलते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन भी है, एक और क्वेश्चन भी है ऐसा, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 मई 2019 का RTP का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे इज अ रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर, एक डॉक्टर है अभी अभी कोई क्वालिफाई हुआ है, जे नाम है उसका। ही जॉइंड अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल, एक बड़े अच्छे अस्पताल में ज्वाइन करा उसने दिसंबर में फ्रॉम जनवरी 2023। ही अर्न द टोटल इनकम ऑफ 3,40,000 रुपये टिल मार्च 2013। तो मार्च 2013 तक 3,40,000 की उसकी इनकम है। हिज एम्प्लॉयर एडवाइज हिम टू क्लेम रिबेट अंडर 87A वाइल फाइलिंग ITR। उसके जो हॉस्पिटल में अकाउंटेंट है उसने कहा भाई तेरी इनकम 5 लाख से कम है तो आराम से तू 87A का रिबेट क्लेम कर लियो। He approached his father, who was a tax professional, to inquire regarding what is rebate under 87A.
व्हाट वुड हिज फादर हैव टोल्ड हिम। तो उसने अस्पताल में अपने अकाउंटेंट के मुंह से सुना रिबेट। अब वो ये बड़ा इसको एक्साइटमेंट हुई कि रिबेट क्या होता है। पिताजी के पास गया। पिताजी कौन है? पिताजी एक टैक्स एक्सपर्ट है। और पिताजी को जाके कहता है पिताजी ये रिबेट क्या होता है ज़रा बताओ। तो पिताजी ने उसको क्या बोला होगा? पॉइंट 1, इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया whose total income does not exceed 5 lakh is entitled to claim rebate under 87. Individual who is a resident in India whose total income does not exceed 3.5 lakh is entitled to claim rebate under 87 है। तो पहली इक्वेशन तो ठीक है, सेकंड इक्वेशन बिल्कुल गलत है। 3.5 लाख की लिमिट पहले होती थी, आजकल 5 लाख की लिमिट है। उसके बाद पिताजी ने क्या बोला होगा? द मैक्सिमम रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 87A इज 5,000। गलत है, ये बात भी पिताजी नहीं बोलेंगे। रिबेट अंडर 87A इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। ये भी गलत है। टोटल इनकम से एग्जेम्पशन थोड़ा ना मिलता है, टैक्स लायबिलिटी से एग्जेम्पशन मिलता है। मैक्सिमम रिबेट अलाउड इज 87A 12,500। ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। And rebate under 87A is available in the form of deduction from the basic tax liability। ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। 6 ठीक है, 5 ठीक है, 6 ठीक है, 5 ठीक है, और इसके अलावा स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है। 1, 5 और 6। अब देखते हैं 1, 5 और 6 कहाँ पे दिया हुआ है भाई? 1, 5 और 6 ये दिया हुआ बी में। 1, 5 और 6, तो हमारा आंसर बी है। 1, 5 और 6 स्टेटमेंट हमारी ठीक है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 46, आरटीपी नवंबर 2019। Mr. J is found to be the owner of 2 gold chains of 50 gram each. The market value is 145 each. तो 145 इंटू 2 अगर आप कर दें, 145 इंटू 2 अगर आप कर दें, 145 इंटू 2 अगर आप कर दें तो आ जाता है 290। फिर एग्जामिनर कहता है बट ही कुड ऑफर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ओनली फॉर 50,000 रुपीज विच इज स्पेंड ऑन दीज गोल्ड चेन्स। तो 290 में से 290 है कितना, वन कितना था, 145, 145 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 50, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना आता है, 145,000 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस जो एक्सप्लेनेशन दिया उसने कितने का दिया, 50,000 का। तो हमारे पास अमाउंट बच गया 240। 240 इज द अमाउंट फॉर विच देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। और अगर 240 का सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो यही पैसा आपकी इनकम मान लिया जाएगा 240। इस इनकम के ऊपर 60% का टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115 BBE। 144 आ गया। नाउ द इशू अराइजेस कि क्या यहाँ पे रिबेट होगा या रिबेट नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट 240 आ रहा है जो कि 5 लाख से कम आ रहा है। अब हमारे सी इंस्टीट्यूट ने तो यहाँ पे कहीं पे रिबेट का कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं करा। इनकम जबकि 5 लाख से कम है लेकिन रिबेट लगा ही नहीं रहा सी इंस्टीट्यूट। क्यों नहीं लगा रहा, पता नहीं क्यों नहीं लगा रहा। लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। मैंने भी रिबेट को इग्नोर करा। सी इंस्टीट्यूट ने जो आंसर निकाला मैं भी चलो 1 मिनट के लिए उसके साथ में करवा देता हूँ, लेकिन डेफिनेटली देयर मस्ट बी रिबेट। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसमें डेफिनेटली देयर शुड बी रिबेट। रिबेट मिलना चाहिए। रिबेट नहीं मिलता सिर्फ एक प्रकार की इनकम में से, वो है 112A। 112A का जो टैक्स होगा वहाँ से रिबेट नहीं मिलेगा, बाकी तो हर जगह से रिबेट का अमाउंट अप्लाई होगा। तो हमने 25% का सरचार्ज लगाया, टैक्स प्लस सरचार्ज का अमाउंट आ गया, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया, और सी इंस्टीट्यूट के मुताबिक आंसर आ रहा है 187,200। ये रहा 187,200। हालांकि 12,500 का रिबेट क्यों नहीं दिया, गॉड नोस क्यों नहीं दिया। क्या मिलना चाहिए? आंसर इज यस, मिलना चाहिए। 47 पे आ जाओ। 47 आरटीपी में 2020 का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है
ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर रंजीत, जिसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है 95 लाख रुपीस का 111A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 110 लाख का 112 वाला, और बिजनेस इनकम है 9 लाख रुपए, आपसे वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट 100% ठीक है, ये बताना है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो आप 90 लाख की ये इनकम है, 95 लाख की ये इनकम है, और 110 लाख की ये इनकम है। अगर आप इंक्लूड करके चेक करें, कैपिटल गेन्स को इंक्लूड करके चेक करो, कैपिटल गेन्स को इंक्लूड करके चेक करो, तो क्या आता है 95 प्लस 110 प्लस 90। कैपिटल गेन्स को इंक्लूड करके आता है 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ से कम, जो कि फेल होगी कंडीशन। और अगर एक्सक्लूड करके चेक करें, तो हमारे पास आता है सिर्फ 95 लाख रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी सिचुएशन अप्लाई नहीं हो रही। अब आप कौन सी सिचुएशन लगाओगे? अब आप लास्ट सिचुएशन 6 लगाओगे। व्हेन ऑल सिचुएशन फेल, वी अप्लाई सिचुएशन 6। व्हाट डज सिचुएशन 6 टेल अस? सिचुएशन 6 टेल अस दैट द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन ऑल टाइप ऑफ इनकम विल बी 15%। तो अब आप इन सब इनकम्स के टैक्स के ऊपर 15% का सरचार्ज आप अप्लाई करेंगे। एक जो आपके पास सारी इक्वेशंस गिवन है, उसके अंदर अगर मैं पॉइंट बी को पढ़ दूं, तो सरचार्ज एट 15% इज एप्लीकेबल on the income tax which is computed on the total income of 2.95 CR. How come 2.95 CR? आप सबको ऐड कर दें, 95 लाख ये है, 110 लाख ये है, एंड 90 लाख ये है, सबको ऐड कर देंगे, यू विल गेट 2.95 CR। तो 2.95 CR के इनकम का टैक्स का सरचार्ज विल बी 15%। देन मई 2005 में आपके एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत पहले, 2005 की बात है, बहुत पहले की बात होगी, लग 18 साल पहले की बात होगी। सरचार्ज ऑफ 15% इज पेबल बाय द इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स। 15% का सरचार्ज कब लगेगा? 15% का सरचार्ज तब लगेगा जब इनकम 100 लाख से ज्यादा हो जाए, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए। तो आंसर इज 1 करोड़। फिर एग्जामिनर कहता है मई 2005 में एक और क्वेश्चन था 1 नंबर का, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% इज पेबल ऑन। जो हेल्थ एजुकेशन से 4% का है, वो किस पे लगेगा? वो लगेगा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर। और ध्यान रखिएगा, दीज ऑल क्वेश्चंस जो कि पुराने क्वेश्चंस हैं, दे हैव बीन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू टुडेज रूल। जब ये क्वेश्चन 2005 में आया था, उस समय हेल्थ एजुकेशन सेस नहीं होता था, उस समय होता था सिर्फ एजुकेशन सेस। बाद में एजुकेशन सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस, हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस। और फिर उसके बाद मोदी सरकार ने सबको मर्ज कर दिया, नाम डाल दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 2005 में हेल्थ एजुकेशन सेस नहीं था, बट मैंने आज के हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट वन फॉर टुडे। एग्जामिनर कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विच पर्सन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर 87A इफ ही और शी हैज इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ 45,000 रुपीज। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको रिबेट नहीं मिलेगा? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे रिबेट नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, नवंबर 22 में एग्जाम में आया था, 2 नंबर का। आपको याद होगा, मैंने लास्ट सेशन में आपको ये बात बताई थी कि जो हमारे पास ये नवंबर 22 का MCQs था, वो लीक आउट हो गया था। अब क्योंकि नवंबर 22 का MCQs लीक आउट हो गया था, तो मेरे को भी पता चला, मैंने भी उसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर डाल दिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि 87A का रिबेट कब नहीं मिलता है? पॉइंट ए, अ मैन एज 40 years हु इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 BSc। अगर आप 115 BSc ऑप्ट नहीं करते हैं, तो आपको डेफिनेटली रिबेट मिलता है। अ वुमन एज 50 years नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 BSc, अगेन ये भी 115 BSc
न्यू रिजीम फॉलो नहीं कर रहा है, रिबेट मिलेगा। आ सीनियर सिटीजन नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी, अगर एक सीनियर सिटीजन है 115 बीएससी फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या इसको रिबेट मिलेगा? अब आप देखिए 45,000 रुपये की इनकम है, 45,000 की इनकम है। कौन सी इनकम है 45 की? सैलरी है। 45 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 540। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लेस करोगे आता है 4,90,000। अब यार 4,90,000 है, सीनियर सिटीजन है, तो इसकी इनकम के ऊपर तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता, वैसे ही टैक्स नहीं लगता। और यहाँ पे कहीं पे इसने कुछ एज लिखी है? नहीं, एज नहीं लिखी हुई। तो चलो उसके बाद डी ऑप्शन पे आओ। अ सीनियर सिटीजन ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएससी, अगर आप सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो 115 बीएससी ऑप्ट करने पे आपको 87A का रिबेट नहीं मिलता है। तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है जो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करेगा तो उसका जो सैलरी का अमाउंट होगा उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं होगा, उसकी सैलरी 5,40,000 रुपये हो जाएगी। अब 5,40,000 रुपये होने का मतलब ये हो गया कि उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो गई, उसको रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है और 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर सी सिचुएशन के अंदर उसकी जो सैलरी का अमाउंट होगा वो 4,90,000 है, 5 लाख से कम है, रिबेट ले सकता है। यहाँ पे रिबेट वो ले सकता है, यहाँ पे भी रिबेट ले लेगा, यहाँ पे भी रिबेट ले लेगा, यहाँ पे भी ले लेगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में अगर वो 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ना मिलने की वजह से अब वो रिबेट भी क्लेम नहीं कर पाएगा, उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया जी, इस तरीके के आपके पास और क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आने वाले दिनों में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। इनकम टैक्स के 222 क्वेश्चन हैं मेरे पास, और इसी प्रकार से फिर बाद में जीएसटी के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा, बिल्कुल दिमाग की बत्तियाँ खुल जाती हैं, जल जाती हैं, दिमाग की सारी खिड़कियाँ खुल जाती हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, रिवीजन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।